नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली डिफेंस खबर भारत के स्वार्म ड्रोन्स को लेकर आ रही है। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना आर्म्ड यूएवीज के साथ साथ स्वार्म ड्रोन पर भी एक बड़ा दांव लगा रही है। दोस्तों, जिस तरीके से यूक्रेन के हालात इस वक्त चल रहे हैं, उसे देखते हुए भारतीय सेना ने अपने आप को और ज्यादा सशक्त करने के लिए स्वार्म ड्रोन्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना ने भारतीय निर्मित जो स्वार्म ड्रोन्स है उन्हें शामिल करना भी शुरू कर दिया है, जो कि युद्ध के मैदान पर दुश्मन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर दोस्तों एक बात और आपको समझनी जरूरी है कि जो आर्म्ड मेल क्लास के यूएवीज हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है, उनका इस्तेमाल तो होता ही रहेगा, लेकिन स्वार्म ड्रोन्स को एक बड़ी प्राथमिकता के साथ सामने लाया जाएगा। इसके पीछे का कारण भी ये है कि ये जो आर्म्ड मेल क्लास के यूएवी होते हैं वे एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में इन आर्म्ड मेल यूएवीज का जो रिकॉर्ड है वो खराब है। लेकिन दोस्तों, ये जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं वो अपने आकार और लागत की वजह से अलग अलग लक्ष्यों को हिट करने की क्षमता रखते हैं, और यही वजह है कि ये जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं वो घातक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड के साथ भी आते हैं, यानी कि ये लक्ष्य पर हमला करने के बाद खुद खत्म हो जाते हैं। ऐसे में जो इनकी लागत आती है उस पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बजाय एक बड़े ड्रोन्स के मुकाबले। और ये जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं वो ओमनी डायरेक्शनल हमला कर सकते हैं, यानी कि सर्वव्यापी हमला करने में ये सक्षम होते हैं और अलग अलग एंगल्स को चुन सकते हैं, जिससे कि दुश्मन को इन्हें टारगेट करना और इनसे बच पाना दोनों ही चीजों के लिए उनके लिए मुश्किल हो जाती है। और अब दोस्तों, जो नेक्स्ट जनरेशन वाले स्वार्म ड्रोन्स हैं उनका एक स्वार्म कमांडर भी होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक पोर्टेबल टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ आएगा, जो कि कई सारे स्वार्म ड्रोन्स को अलग अलग लक्ष्यों पर ले जा सकता है। और भारत स्वार्म ड्रोन्स को और अधिक घातक बनाने के लिए काम भी कर रहा है, जिसमें कि कम एमुनेशन और मिसाइल्स भी लगाई जाएंगी, जो कि 1 किलोमीटर के रेंज में लक्ष्य को साध सकती है। और भारत इन स्वार्म ड्रोन्स में हार्ड किल और सॉफ्ट किल जैसे ऑप्शंस यानी कि विकल्पों को भी इसमें इंटीग्रेट कर रहा है। यानी कि एक बड़ी खबर कि स्वार्म ड्रोन्स पर भारत काफी तेजी से काम कर रहा है और इन्हें और ज्यादा घातक बना रहा है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी ड्रोन्स को लेकर आ रही है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत अमेरिका से अपनी निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए 30 MQ-9B प्रीडेटर आर्म ड्रोन्स खरीदने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बाद में कहा गया कि शायद इन्हें नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि भारत 30 MQ-9B प्रीडेटर आर्म ड्रोन्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसकी कीमत $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बताई जा रही है। यह ड्रोन काफी शक्तिशाली है और इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने कई आतंकियों का खात्मा किया है। खास बात यह है कि MQ-9B ड्रोन हेलफायर मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल करके दुश्मन को तबाह कर सकता है। इसके अलावा MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, इसकी टंकी अगर फुल रहती है ईंधन से, तो ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर कई घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है। अगर जंग के हालात बनते हैं तो देश के लिए ये एक पावरफुल हथियार साबित होगा। आमतौर पर इसे 25,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ाया जाता है। इस ड्रोन को रिमोट की मदद से उड़ाया और ऑपरेट भी किया जाता है, और ये 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यानी कि एक बार फिर से भारत MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने की योजना बना रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि तीसरे विमान वाहक पोत को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल HA हेम्पोली, जो कि खुद एक पनडुब्बी युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए तीसरे विमान वाहक पोत की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर में काफी संभावनाएं होती हैं, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर से कैरियर बॉर्न हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स, उन्हें अपने हथियार पैकेज के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। और भारतीय नौसेना 1961 से ही विमान वाहक पोत का संचालन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि INS विक्रांत के शामिल होने के बाद भारत की जो युद्ध क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों ही भारतीय नौसेना की सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में शामिल हो जाएंगे, और भारत को लंबी दूरी की सामरिक वायु शक्ति को प्रोजेक्ट करने में इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमिका हमेशा रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि INS विक्रांत अपनी युद्ध क्षमता को साबित कर सकता है। वो नौसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस, MiG-29K के साथ साथ आधुनिक लड़ाकू विमान जैसे फ्रांस का राफेल M और अमेरिकी F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को भी ऑपरेट कर सकता है। और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के आ जाने से भारतीय नौसेना की एक लंबी पहुंच होगी, एक विस्तारित पहुंच होगी, ताकि भारत अपनी समुद्री वायु शक्ति को भी प्रदर्शित कर पाएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कोचिन शिपयार्ड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में INS विक्रांत को नौसेना में शामिल करेंगे, और इसके कमीशन होने के बाद इसके थोड़े और ट्रायल्स भी किए जाएंगे, इसके उपकरणों के और एयरक्राफ्ट के ऑन बोर्ड से, जिसमें कि अतिरिक्त 4 महीने और लग सकते हैं।
जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत अपने समुद्र में उतार देगा। बता दें कि कोचिन शिपयार्ड ने भी तीसरे विमान वाहक पोत के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के बारे में बातचीत अपने कई चरणों में चल रही है और कोचिन शिपयार्ड एक नया ड्राई डॉक भी तैयार कर रहा है जो कि 15 एकड़ में फैला होगा और यहाँ पर एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा सकता है जिन्हें कि 7 से 8 सालों में तैयार किया जा सकेगा। यानी कि काफी तेजी से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में चर्चाएं शुरू हो चुकी है। नौसेना की तरफ से भी कहा जा रहा है, कोचिन शिपयार्ड की तरफ से भी कहा जा रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो वियतनाम से आ रही है। दरअसल वियतनाम का एक डेलीगेशन अगले महीने इजराइल जाने वाला है जहां पर वो $500 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ, वो भी बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि वियतनाम भारत इजरायली MRSAM की जगह बराक 8 को खरीदेगा क्योंकि बराक 8 MRSAM से पूरी तरह से अलग है और बराक 8 का एक अलग एयरफ्रेम स्ट्रक्चर है और ये पूरी तरीके से इजरायली तकनीक पर बना है। वहीं MRSAM DRDO के द्वारा बनी डुअल पल्स रॉकेट मोटर और दूसरे सिस्टम्स के द्वारा निर्मित है। हालांकि वियतनाम ने पहले भारत से आकाश NG मिसाइल खरीदने की बातचीत शुरू की थी, लेकिन दोस्तों आकाश NG के अभी यूजर ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं, इसीलिए मजबूरन वियतनाम को बराक 8 लॉन्ग रेंज एक रॉबस्ट इंटरसेप्टर की तरफ जाना पड़ा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अब एक स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन टेस्टिंग सेंटर का सेटअप कर रहा है और दोस्तों ये सेंटर काफी खास भी होगा क्योंकि इस सेंटर में ग्रीनफील्ड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस टेस्ट की सुविधा भी होगी। दोस्तों इस सेंटर का जो फोकस यानी कि ध्यान रहेगा वो केवल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर होगा जो कि भारत में अपनी तरह की पहली एकमात्र टेस्ट सुविधा होगी। बता दें कि ये सेंटर पूरी तरीके से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी खुला होगा, वे यहाँ आकर अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना की तरफ से आ रही है। सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित किसी भी टकराव को हल करने के लिए भारत के पास एक स्थापित तंत्र मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि उस सीमा को उस तरह से चिन्हित नहीं किया गया है जैसे रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और बांग्लादेश का सीमांकन करती है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि भारत बांग्लादेश रेड क्लिफ स्तंभों द्वारा सीमांकित है और हर कोई उन सीमावर्ती क्षेत्रों को जानता है, लेकिन अरुणाचल सीमा उस तरीके से सीमांकित नहीं है, इसीलिए दोनों पक्षों के बीच अलग अलग धारणाएं यहाँ पर हो सकती हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे 5 समझौते हैं जो इस तरीके के सभी टकराव को हल करने का मार्ग साफ करते हैं। दोस्तों दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है जिसे भारत सिरे से खारिज करता है और भारत का साफ तौर पर कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। और आपको मालूम है कि चाइना हर बार विरोध करता है जब भारत का कोई टॉप लीडरशिप वहां पहुंचती है तो चाइना का रोना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। इस बारे में उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र के लिए इस कॉरिडोर के महत्व के बारे में जागरूक हैं क्योंकि ये देश को जोड़ता है देश के बाकी हिस्सों के साथ पूरा पूर्वोत्तर और इसका सबसे संकरा हिस्सा केवल 20 किलोमीटर का है। कलिता जी ने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन गलियारे के सिरे से चीनी क्षेत्र की दूरी 40 किलोमीटर से अधिक है। हम खतरों से अवगत हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाकई में कितना कमजोर कॉरिडोर माना जाता है, लेकिन दोस्तों हम लोगों से ज़्यादा जानकारी सेना अच्छी तरीके से जानती है। इसीलिए कलिता जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम हर खतरे से अवगत हैं, हमारे पास पूरा का पूरा एक स्थापित तंत्र है, किस तरीके से क्या करना है और क्या रणनीति बनानी है, ये सारी चीज़ें सेना को बेहतर तरीके से पता भी हैं और वो समझते भी हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और चाइना को लेकर ही आ रही है। दोस्तों उज्बेकिस्तान में अगले महीने SCO की बैठक होने वाली है और इस पर सबकी नजरें हैं। खास करके इंटरनेशनल मीडिया अब ये कह रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने उज्बेकिस्तान में SCO के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तो उधर भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच LAC विवाद समेत अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से भी मिल सकते हैं। दोस्तों हालांकि भारत और चीन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर 15 से 16 सितंबर के दौरान समरकंद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा पाकिस्तान भी SCO में हिस्सा लेगा। लेकिन दोस्तों कुछ खबरें ये भी आ रही है कि शी जिनपिंग वर्चुअली इस सम्मेलन को आयोजित कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों SCO के इस सम्मेलन में आतंकवाद भी एक अहम मुद्दा रहेगा और ऐसे में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान से ज्यादा चीन को लताड़ेगा क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर यही चीन अड़ंगा लगाता आया है। खास करके भारत के प्रयासों पर
चाइना ने कई बार पानी फेरा है और 2 बार पाकिस्तानी आतंकी पर बैन के खिलाफ चाइना फैसला ले चुका है। इसीलिए भारत यहां पर चाइना को सही से उसी की भाषा में जवाब भी देगा। दोस्तों अगली खबर S-400 डील को लेकर आ रही है। दोस्तों रशिया ने अमेरिका पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। दरअसल रूस ने अमेरिका पर एक तरफा प्रतिस्पर्धा करने का आरोप लगाया है। साथ ही रशिया ने कहा कि अमेरिका की तरफ से कई तरीके के ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनकी वजह से भारत की संप्रभुता खतरे में आ गई है। साथ ही रशिया ने भारत को मिलने वाले S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस डील के साथ भारत पर जहां प्रतिबंध का खतरा बढ़ा तो अमेरिका की भी एक कमजोरी सामने आ गई। दरअसल पश्चिमी देशों की तरफ से रूस पर यूक्रेन युद्ध के बाद कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से रूस को हथियारों के पेमेंट मिलने में कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। रूस अब इससे तिलमिलाया हुआ है और इस वजह से रूस के अधिकारियों ने अपना गुस्सा जमकर अमेरिका पर निकाला है। इसके अलावा रशिया ने कहा कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधों का डर दिखाना दरअसल उसकी कमजोरी को बयां करता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तरफ से भारत को इस साल जुलाई में काटसा कानूनों के तहत प्रतिबंधों से बाहर कर दिया गया था, जो कि अमेरिका पहले कभी करना नहीं चाहता था। साथ ही दोस्तों रशिया का ये भी यहाँ पर मानना है कि आखिर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पाया और खुद रशिया को लग रहा था कि भारत पर एक जबरदस्त प्रतिबंध लगाया जाएगा अमेरिका की तरफ से S-400 सिस्टम को लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। ऐसी क्या मजबूरी और ऐसी क्या कमजोरी आ गई थी अमेरिका की कि उसने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया। वहीं तुर्की पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे। तो दोस्तों रशिया को अब एक खींचने का पॉइंट तो मिल गया है, लेकिन दोस्तों हकीकत आप सब जानते हैं कि अमेरिका की कितनी दिलचस्पी भारत के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा, भारत की विदेश नीति जिस तरीके से मजबूत हुई है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा करती है कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता विश्व के पटल से। दोस्तों अगली खबर मेरठ कैंट से आ रही है। दरअसल मेरठ छावनी क्षेत्र में पाकिस्तानी जासूसों के साथ रोहिंग्यों के होने का खतरा बढ़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से कैंट बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर राजीव कुमार जी ने एक बैठक बुलाई, जिस पर इस बात को लेकर चिंता भी जाहिर की गई है। उन्होंने कहा कि सैन्य क्षेत्र में ठेले वाले घूम रहे हैं, इनकी वैध जगह निश्चित की जानी चाहिए। सेना क्षेत्र में एंट्री पॉइंट पर ठेले वालों को रोका जाएगा, कोई भी ठेला वाला सैन्य क्षेत्र में नहीं घूम सकता है। इसके अलावा ब्रिगेडियर राजीव कुमार जी ने कहा कि छावनी में रिहायशी क्षेत्र में कौन संपत्ति खरीद रहा है और कौन आकर रह रहा है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों अगली खबर चाइना से आ रही है। दोस्तों रक्षा और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने भारत को चेतावनी दी है कि चीन की सेना ने अगर ताइवान पर कब्जा कर लिया तो उसका अगला लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य ताइवान से 3 गुना बड़ा है। चीन ने अपने नक्शे में पहले ही इसे दिखाया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए ताइवान की सुरक्षा भारतीय सुरक्षा के लिए काफी अहम है। उन्होंने कहा कि 28 महीने बीत जाने के बाद भी चीन LAC पर भारत के साथ स्थिति को जस का तस बना के रखा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब समय आ गया है कि भारत ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करे। हालांकि भारत ने ताइवान के साथ रिश्तों को बहुत सतर्कता के साथ बनाया है और ताइवान संकट पर भारत ने भी बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया दी है। भारत ने यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास से बचने का अनुरोध किया है। यही नहीं दोस्तों, भारत ने अब तक वन चाइना पॉलिसी के समर्थन में 2010 के बाद अब तक कोई बयान नहीं दिया है। वहीं विशेषज्ञ कहते हैं कि ये भारत की ओर से चीन के कदमों की एक तरह से आलोचना है। चीन के दबाव के बाद दुनिया के दर्जनों देशों ने वन चाइना पॉलिसी को दोहराया। इसमें दोस्तों हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, यानी कि भारत के सभी पड़ोसी देश इसमें शामिल है। दरअसल चीन ने अपनी वन चाइना पॉलिसी में भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल किया है, जिसका भारत कड़ा विरोध करता है और यही वजह है कि भारत अब खुलकर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं करता है। ये दोस्तों ये बात उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बोला था कि भारत वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है और आप गलत बोल रहे हैं। यानी कि दोस्तों कहने वाली बात है कि मैंने आपको पहले ये बताया था, केवल कागजों पर ये वन चाइना पॉलिसी पिछली सरकारों की गलती की वजह से मानी गई है, लेकिन 2010 के बाद से अब तक भारत ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, जिसके पीछे का कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने नक्शे में शामिल करता है, उसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। दोस्तों अगली खबर जापान से आ रही है। दरअसल जापान चीन के किसी भी खतरे का जवाब देने के मकसद से 1000 किलोमीटर लंबी रेंज वाली मिसाइलें तैनात कर सकता है। इन मिसाइलों की रेंज को 500 से 5500 किलोमीटर तक भी किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जापान भी चाइना को अपने रुख से वाकिफ करवाना चाहता है। जापान को आमतौर पर एक शांत देश कहा जाता है। जापान के पास 300 समुद्री और 1900 लैंड बेस्ड मिसाइलें हैं। जापान ने कुछ साल पहले चीन और नॉर्थ कोरिया की तरफ से पैदा होने वाले खतरों से निपटने के लिए एक खास मिसाइल कार्यक्रम भी शुरू किया था। इसके अलावा जापान अपनी एक मिसाइल टाइप 12 की क्षमताओं को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ये मिसाइल पूरी तरह से जापान में तैयार हुई है। इस मिसाइल को जमीन से किसी भी वॉरशिप पर हमले करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसका इस्तेमाल इस समय जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स कर रही है और ये 1000 किलोमीटर तक के किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। इसके अलावा जापान का यह हथियार उत्तर कोरिया और चीन के तटीय इलाकों को निशाना बना सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भारत और बांग्लादेश को लेकर आ रही है। दरअसल भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय सैन्य साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 5 सितंबर को जब भारत आएंगी तब इस द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वहीं बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत पहले अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर है उन्हें बांग्लादेश को बेचना चाहता था, लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीति को बदला है और अब दोनों ही देश संयुक्त रूप से मिलिट्री हार्डवेयर का उत्पादन करेंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।